Welcome all to the class of physics. So, here we are having physics standard 11th chapter 2, that is mathematical methods. So, as we always see कि सबसे पहले ये टाइटल का मतलब क्या है. So, सेकेंड चैप्टर जो है ये आफ्टर फर्स्ट चैप्टर विच इज योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. Basically, while studying the chapter unit and measurement, we had seen different variety of quantities. ये क्वांटिटी किस प्रकार से डिराइव हुई है और उनके यूनिट कैसे निकाले जाते हैं. While measuring this thing, if by instrument certain error persist, तो वो error कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हमने देखा है. Now when you talk about mathematics, first of all we must understand that mathematics में calculations आती है. Means it do require logic. अब mathematical methods ये वो पद्धति है of calculation जहाँ पे मेजरमेंट लॉजिकली होगा. तो यहाँ क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर क्या इसके पहले हम जो मेजरमेंट कर रहे थे वो लॉजिकल नहीं थे. जी ऐसी बात नहीं. देखिए हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो चीज़ें बोलते हैं वो फिजिक्स के दायरे के कितने दूर होती है. सो लेट्स टेक ए एग्जांपल. सो in introduction I would like to say कि if you are applying force on a wall, so you will say that you are doing some work, right? अगर आप किसी दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप कहोगे कि सर हम तो काम कर रहे थे. ओके, बट फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल वन. In physics, work done is given by force into displacement. So in these circumstances, and again to elaborate it into much more broader way, it is force multiplied by displacement s into cos of theta. So in these circumstances, to do certain work you must have force, you must have displacement and you must have positive value of cos theta. In practical sense, वर्क आप कर रहे हो, वर्क कभी भी जीरो नहीं होगा या तो निगेटिव नहीं होगा ऐसा मानना रहेगा. लेकिन क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ये -1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में चेंज हो सकती है, एंड दैट्स वाई जो 0 और -1 के बीच की वैल्यूज है वो आने की वजह से वर्क डन निगेटिव हो सकता है कंडीशनली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पॉजिटिव. ओके, in this particular case you are applying force but displacement is 0, and that's why in this case physics की लैंग्वेज में वर्क डन 0 होगा. ओके, और एट सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्री फ्लो लेकिन कोई भी फोर्स अगर नजर नहीं आता, एट दैट केस ऑल्सो ये 0. cos थीटा की वैल्यू 0 आती है, ये भी एक केस है जब आपका वर्क डन 0 होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट कि कोई एक बंदा है जो एक सामान अपने सिर पे ढो के लेके जा रहा है इस डायरेक्शन में. सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों के बीच में 90 डिग्री बना. ऑल्दो फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो रही है, लेकिन cos थीटा यहाँ cos 90 बनेगा जिसकी वैल्यू होती है 0,
एंड दैट्स व्हाई यहाँ वर्क डन 0 हुआ। अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि किस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल मेथड्स हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा वाइल स्टडिंग फिजिक्स, और कैसे हम कितने ऑर्डिनरी तरीके से कुछ क्वांटिटीज को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है कि हमने वर्क डन कर लिया, लेकिन आइडियल केस में ये बहुत ही डिफरेंट है। सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, let's start the difference of the quantity। हम क्वांटिटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे। सो 2.1 के बाद आता है 2.2, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। सो वेक्टर एनालिसिस को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम लोग स्केलर या स्केलर्स कहेंगे, एंड दे कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन, वेयर आर देयर आर वेक्टर्स विच डू रिक्वायर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। भाई क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, कोई भी क्वांटिटी जो अभी हद तक के हम लोग देखते थे, इस क्वांटिटी के अंदर दो चीजें आती थी। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर मिल्क, ओके, 5 किलोग्राम शुगर, 2.5 मीटर। In all the three cases, the thing which you are watching over here, that is this 5 and 2.5 are called as magnitude। ओके बच्चों, मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है यहाँ? तो मैग्नीट्यूड मतलब इट्स मल्टीपल, मैग्निफिशेंट एक वर्ड है, काफी बड़ा। तो ये जैसे 5 है तो 5 टाइम्स बड़ा, ये 5 दिया है ये भी 5 टाइम्स बड़ा है, ये 2.5 है मतलब 2.5 टाइम्स बड़ा है। किसके? तो ये यूनिट के, लीटर, किलोग्राम, एम। याद है पहले चैप्टर में बार बार हम जहां पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये थे हमारे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो अब अगर आप जाके कहीं कह दो कि किलोग्राम शुगर दो, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। डे टू डे लाइफ के अंदर हो सकता है वो समझ ले कि 1 किलोग्राम, लेकिन विथ एक्यूरेसी अगर काम करना है तो ही विल डेफिनेटली आस्क कि हाउ मच, एंड इफ यू से 5 किलोग्राम ही विल अंडरस्टैंड कि 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द किलोग्राम। अंडरस्टूड? इफ यू से कि भैया ये 5 दूध दे दो, क्या 5 पैक चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 5 बॉटल्स चाहिए, तो जब तक कि यूनिट नहीं आता तब तक के मतलब नहीं बनता। तो जो भी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए वी डू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ओके, दिस वाज द केस कि किसी भी क्वांटिटी को अभी पूरा मतलब मिलेगा तब जब आपको क्वांटिटी और यूनिट दोनों पता है। नाउ से कि सीता इज एट होम एंड ये राम जो है इसे ढूंढते ढूंढते इसके घर तक के आया। नाउ सीता अभी थोड़ी देर पहले कहीं निकल गई थी, और व्हेन ही आस्क्ड कि सीता कहाँ गई है, घर में किसी को पूछा तो सामने वाले ने कहा कि भाई सीता जो है ये अभी अभी निकली है, हार्डली ये 2 किलोमीटर गई होगी। नाउ इफ दिस इज द जंगल एंड देयर इज नो क्लियर कट पाथ, तो 2 किलोमीटर ऐसे भी जा सकती है सीता, 2 किलोमीटर यहाँ भी जा सकती है, 2 किलोमीटर शायद इस डायरेक्शन में या यहाँ भी जा सकती है।
इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट जाए, हो सकता है कि ये थोड़ा सा कर्व्ड या टिल्ट पार्ट भी ले, ये इस तरीके से जाए और यहाँ पे हो सकता है ये इस तरीके से जाके यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे हो। मतलब ये कि इस केस में ऑलरेडी मैग्नीट्यूड और यूनिट भले ही पता है, लेकिन जो राम है ये सीता को ढूंढ नहीं पाया। अगर इसके साथ में ये बताए रहते कि ये 2 किलोमीटर ईस्ट गई है, तो राम यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर 2 किलोमीटर चल के जाते और सीता को ढूंढ लेते। तो ये वो दूसरा एग्जाम्पल है जिस केस में उस क्वांटिटी को कंप्लीशन देने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। अब सिंपल भाषा में ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों की मदद मिलेगी, उन्हें हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रहना जरूरी है, उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज व्हाट द वेक्टर एनालिसिस इज। मूविंग अहेड, वापिस से एक बार डेफिनेशन को दोहराते हैं। व्हाट इज स्केलर्स? 2.2.1 scalars. So physical quantities which can be completely described by their magnitude and unit are called as scalars. They do require क्या क्या चाहिए उसे स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए नंबर चाहिए जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और यूनिट। ऑन अनदर हैंड फिजिकल क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, मतलब नंबर आएगा, यूनिट आएगा और उसके बाद डायरेक्शन भी आएगी। ओके, सो इसको एक बार देख लेते हैं। स्केलर का एग्जाम्पल है स्पीड, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। और वेक्टर्स का एग्जाम्पल है velocity. So V for velocity, V for vectors. So what is the difference between speed and velocity? To understand this, let's take another example, that from position A to B, from your home to our office, आने के लिए रास्ता कुछ ये ऐसा होगा। ओके, सो जो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज व्हाट? क्या होगा डिस्टेंस? जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल करोगे वो। ओके, वाइल ए से बी तक का अगर हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करवा दे, that is the minimum distance between 2 points. ओके, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। Now it's but obvious that जो भी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, इस डिस्प्लेसमेंट को भी करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, सो दैट इज t, एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन सर्टेन टाइम स्मॉल t। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग समय लगेगा तो वो मैं स्मॉल t से बता रहा हूँ।
तो अब क्योंकि डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पता नहीं चल रही है, तो डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू एंड पोजीशन पे एक डायरेक्शन बताया जा रहा है, और दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, ये होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और एक एग्जांपल हमें मिल गया। और ये फिर स्पीड एंड डिस्टेंस विल बी स्केलर एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर। अब जब कभी इसे डिनोट करना रहे हमें, तो डिनोट करने के भी तरीके हैं। सो आई विल से ए टू बी तक के जो है इसे मैं वेक्टर ए बी कहूंगा। ये क्या होता है, तो अगर मैं ऐसी स्केल पे देखूं ग्राफिक्स में, तो ये पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां तक का, माइनस पॉइंट ए का डिस्टेंस। ओके, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मैं जो भी लिखता हूं उसके ऊपर ये इस टाइप से कैप दूंगा, which will help me to differentiate that this quantity is vector 1. So if you write AB, so that is typical distance, but when you write AB arrow उसके ऊपर, तो ये हो गया displacement। ओके, अब इसके जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से इस वेक्टर्स के कुछ टाइप है। लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें और जगह मिल सके। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। आपको यहां तक की जितना पढ़ाया है वो तो क्लियर होगा। स्केलर्स और वेक्टर्स ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर आपका हो चुका होगा, बट सो लेट्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला है जीरो वेक्टर, जिसे हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। सो जीरो वेक्टर ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि फ्रॉम पॉइंट ए अगर कोई एक ट्रैक पे जॉगिंग कर रहा है, तो ये पॉइंट ए से जब पूरा घूम के आएगा तो डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, इस सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। ओके, जो भी इसका रेडियस होगा उस हिसाब से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, जो कि यहाँ पे है 0, क्योंकि उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे आए हैं। ओके, समझ में आया। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वन इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहेंगे, तो देखिए ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में अगर किसी ने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और सामने से जो दूसरी साइड वाले हैं उन्होंने इस डायरेक्शन के अंदर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब सबसे पहला सवाल, क्या ये इस 5 न्यूटन वाले डायरेक्शन में जाएगा या 7 न्यूटन वाले डायरेक्शन में जाएगा? कुछ लोगों का कहना आएगा सर 7 न्यूटन क्योंकि ये ज़्यादा है। हाँ, सोचने में तो ऐसा लगना ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 7 न्यूटन भले ही इसे इधर ले जाना चाहे, लेकिन 5 न्यूटन इसे पूरे 7 न्यूटन के इफेक्ट से जाने नहीं देता। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग जो 7 न्यूटन और 5 न्यूटन का आउटपुट जनरेट होगा, ओके, जो कि कुछ ये इस प्रकार से पता किया जाता है। ठीक है, इसे ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की प्रोसेस कहते हैं। सो ये 5 न्यूटन का मैं 7 न्यूटन के सामने लगा दूंगा, और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द 7 न्यूटन टू द फाइनल पॉइंट ऑफ 5 न्यूटन जो रहेगा ये फाइनल डायरेक्शन रहेगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 न्यूटन और 5 न्यूटन से मिलके बनेगा।
इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जब दो या उससे ज्यादा वेक्टर एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई होंगे, they will apply on single point, at that case we will have certain output which will be resultant of both का magnitude और both की direction. Okay, now what do you mean by negative vector or opposite vector? So if a person is traveling from point A यहां से और ये इस डायरेक्शन के अंदर गया 1 2 3 मीटर्स. ओके, नाउ अगर मुझे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, तो अगर मैंने ये कहा कि ये वाला वेक्टर ए बी है और ये अगर यहां से इस डायरेक्शन में रिटर्न गया, तो 1 मीटर का ये जो डिस्टेंस है मैं निगेटिव बी ए ऐसा बताऊंगा. ओके, सो निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर का जो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ओके, इट्स जस्ट सेम कि जैसे जमीन के नीचे अगर आप गड्ढा कर रहे हो तो 3 मीटर आपने गड्ढा किया. अगर हम लोग ये बताते हैं कि डेप्थ इज 3 मीटर, तो हम लोग हाइट जो है ये निगेटिव 3 मीटर से बताएंगे. अंडरस्टूड? सो अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ मतलब इसका और एक एग्जांपल समझिए. अगर ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर 3 न्यूटन का फोर्स है और इसी डायरेक्शन में ये 2 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, तो ये टोटल होता है 5 न्यूटन. ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड सम अप हो जाएंगे. लेकिन यही अगर 3 न्यूटन का लग रहा है और इधर से किसी ने फोर्स अगर लगाया 2 न्यूटन का, तो क्या अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये जाएगा? जी हाँ, जिधर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है. लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर अलाइ हो रहा है, इसीलिए अब इस केस में हम लोग सेम करते हैं. ये 3 न्यूटन का तो रहेगा, जो ये 2 न्यूटन का है इसकी डायरेक्शन सेम कर दीजिए टू दैट ऑफ 3 न्यूटन, और डायरेक्शन चेंज किया इसीलिए हो गया -2 न्यूटन. अब जैसा यहाँ किया है वैसा सम कर दीजिए, मतलब फाइनल इस डायरेक्शन में यू विल हैव 1 न्यूटन का फोर्स. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये है निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर का कैलकुलेशन. नाउ इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? तो भैया वेक्टर की तो 2 ही पॉलिसी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन. अक्सर जब हम डिनोट करते हैं वेक्टर, तो उसकी जो लंबाई होती है एरो की, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है और एरो बताता है इसका डायरेक्शन. तो अगर ये दोनों पैरामीटर सेम रहे, से ए बी और पी क्यू, ये दोनों अगर मुझे इक्वल करने रहे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ओनली थिंग विच आई नीड टू चेक इट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू के बराबर है क्या, डायरेक्शन ऑफ ए बी डायरेक्शन ऑफ पी क्यू के बराबर है क्या. अगर ये दोनों चीजें बराबर मिल गई तो हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे. पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर तो बेसिकली यहां देखिए, on x and y axis, say here is a point A and here is a point B, और A to B ये एक वेक्टर ड्रॉ हो रहा है. आइडियल केस में ये ओरिजिन से O A तक के गया है और यहां से ये पॉइंट B तक के गया है. ओके, from here we can say that AB is equal to AB vector is equal to point B minus point A.
but how can you go and calculate point B? So point B will be OB minus OA. तो ये है पोजीशन वेक्टर. अक्सर हम लोग जो पॉइंट्स यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाले पॉइंट ओरिजिन के रेफरेंस में कैलकुलेट किए जाते हैं, इसका ऐसा मतलब होता है. यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट वेक्टर ये जैसे कि हमने यूनिट्स देखे हैं स्टैंडर्ड, तो वैसे ही एक्स एक्सिस काफ़ी लंबा है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर एक जो एक्स एक्सिस का पार्ट होगा ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, वॉटेवर, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या आई से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एक यूनिट जे से इसको हम कैप अप्लाई करते हैं, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ये के से. तो समझिए कि जैसे ये पी क्यू आपने वेक्टर लिया है, इसका मैग्नीट्यूड 3, 5, 7.9 कुछ भी हो सकता है, इसका जो भी यूनिट पार्ट होगा तो पी क्यू ऐसा लिखेंगे, और ये यूनिट वेक्टर है पी क्यू का, ये बताने के लिए इसे कैप देंगे. अक्सर एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सिस है उस पे यूनिट वेक्टर हम आई कैप से, y डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है ये j कैप से, और z डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है ये k कैप से बताते हैं. अंडरस्टूड. सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स. मूविंग ऑन, लेट्स सी 2.3, that is vector operations. How vector operate? So 2.3.1, that is multiplication of vector by scalar. इसका मतलब ये है कि से a vector PQ is given, and if I say 3 times vector PQ, so this basically follows PQ plus PQ प्लस PQ. सो मैग्नीट्यूड एड ऑन होंगे और डायरेक्शन कंटिन्यू होगी. सो जब भी मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड 5, 3, 9, 7.2 कोई भी एक नंबर, तो उस केस में वो वेक्टर उतने टाइम्स द टाइम्स ऑफ स्केलर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ इट, दैट इफ 3 न्यूटन का ये एक वेक्टर है और ये 2 न्यूटन का एक वेक्टर है, अगर डायरेक्शन सेम रहे, इन दैट केस देयर विल बी sum of magnitude will be happen and direction will be remain same, और जो ये रहेगा इसकी लंबाई इन दोनों की लंबाई के बराबर रहेगी. सब्ट्रैक्शन की केस में हमने निगेटिव वेक्टर देखा है, तो जैसे 3 न्यूटन है और इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूटन जितना फोर्स अगर अप्लाई हुआ, तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन इसे सेम करेंगे, और इसे सेम करने के लिए इसको नेगेटिव बनना होगा. अब इन दोनों के बीच में जब एडिशन होगा तो 3 न्यूटन प्लस -2 न्यूटन will give you 1 Newton and resultant direction will be this. So addition and subtraction of the vector when direction is same or exactly opposite is very much simple. But what will happen in the case of the football, जहाँ एक डायरेक्शन में 7 न्यूटन और दूसरे डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो, उस केस में we need to follow 2.3.3, that is triangle law for vector addition. So if 2 different type of vector are given, अगर 2 अलग अलग वेक्टर्स दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस अगर डिफरेंट रही, इन दैट केस हमें इस्तेमाल करना होता है
वेक्टर एडिशन में ट्रायंगुलर लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है? ट्रायंगुलर लॉ, तो एक वेक्टर पी क्यू आप वन साइड ऑफ ट्रायंगल पकड़िए, फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट हो और डायरेक्शन सेम रहे ऐसा उसे लगाइए। सो आर एस विल बी अनदर वेक्टर। अब इसमें जो पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेकेंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे टच करने से हमें रिजल्टेंट मिलता है। जैसे यहाँ देखिए, ये 7 न्यूटन का एक वेक्टर था, ओके, और ये 5 न्यूटन का वेक्टर जो लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो मैं इसी वेक्टर को ऐसे पैरेलली मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि इसके डायरेक्शन में कोई भी प्रकार का चेंज ना हो, इसीलिए मैं इसको आगे भी मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसे सामने लाकर पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। सो दिस इज 5 न्यूटन, तो दिस इज 7 न्यूटन और दिस इज 5 न्यूटन। अब स्टार्टिंग वेक्टर का, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट पे टच करने वाली अगर मैं एक लाइन बना दूं तो अब ये ट्रायंगल तैयार हो गया। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब ना तो ये गेंद 7 न्यूटन वाली डायरेक्शन में दौड़ेगा, ना ही 5 न्यूटन, बल्कि ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। समझ आए? अब वेक्टर एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर मैं इधर से 7 न्यूटन और इधर से अगर 5 न्यूटन अप्लाई करता तो भी फाइनल रिजल्टेंट डायरेक्शन यही होती। अगर मैं पहले 2 न्यूटन अप्लाई करता 3 न्यूटन वाले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स पे तो भी 5 न्यूटन इसी डायरेक्शन में रहता। अगर मैं 2 न्यूटन इधर से और 3 न्यूटन इधर से लगाता तो उस केस में डायरेक्शन मुझे अपोजिट मिलती, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ही मिलता, लेकिन जो 3 न्यूटन की डायरेक्शन है वही कंटिन्यू होती थी। ओके, मतलब पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्यू पी। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, मतलब अगर 3 वेक्टर साइमल्टेनियसली लग रहे हैं तो पहले किसी 2 का रिजल्टेंट निकाल के तीसरे में ऐड कीजिए, या पहले के साथ में बचे 2 के रिजल्टेंट को ऐड कीजिए। यह आपको मोस्टली यूज होगा जब एक से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसी बॉल पे या अलग अलग डायरेक्शन में। उस समय आप अलग अलग ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हो और उन ट्रायंगल्स की मदद से आपको फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा। से ये होने के बाद में, मतलब से ए एक वेक्टर था, बी एक वेक्टर था और एक वेक्टर है जो सी अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? सो ये हुआ ए, ये हुआ बी। अब अगर सी है और सी अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सी यहां से खींचिए। अब ये ए प्लस बी का रिजल्टेंट तो मिल गया आपको और ये मिल गया सी का रिजल्टेंट, तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट इफ इट दिस वन इज सी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो जैसे हमने पहले ए प्लस बी मिलाया, आप ये भी कर सकते कि आप सबसे पहले बी प्लस, मैं थोड़ा अलग कलर चूज करूंगा ताकि समझ में। सबसे पहले हमने बी प्लस सी मिलाया और फिर ये जो रेड है ये है अपना बी प्लस सी वेक्टर का एडिशन, और अब इसको ए से अगर मैं मिलाऊंगा तो भी देखिए ये सेम रिजल्टेंट आएगा। अंडरस्टूड? समझ आया? सो एक एग्जाम्पल कहता है कि एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इट्स वेरी इजी। कह रहे हैं कि वेक्टर ए सी है, इसको ए बी प्लस बी सी के फॉर्मेट में, सॉरी ए बी और सी बी के फॉर्मेट में आप बताइए। अब अगर मैं यहाँ ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी दोनों का सम होके स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या मिल रहा है? ए बी।
अब मुझे ए सी को इन दोनों के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. सो वेक्टर ए सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी. सो इट सीम इजी. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एग्जाम्पल 2.2. जैसे कि हमने ए बी और सी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, उसी से अराइज हुआ है ये. सो एग्जाम्पल 2.2 सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस A1, A2, A3 और A4. 4 फोर्सेस है, चारों का रिजल्टेंट पता कीजिए. बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन पहले बना तो ले. डायग्राम दिया है आपको, मिला है यहाँ पे A1, A2, A3 और A4. अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम लोग O से A, ये जो A1 है, और उसके बाद में B से C जो A2 गया है, सॉरी दिस वन A to B, A2, ये A3 और ये A4 ये गया है. ज्वाइन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये दोनों कनेक्ट हो जाए. ठीक है, तो ये तो किसका मिला हमें, A1 प्लस A2. वेक्टर का सिंबल देना मत भूलिए. अब इसका एरो यहाँ गया, इसका एरो यहाँ, यहाँ से एरो यहाँ गया, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का ये बना. ये रिजल्टेंट R1 जो है ये A1 प्लस A2 था, तो ये A1 प्लस A2 या रिजल्टेंट प्लस A3, तो ये रिजल्टेंट प्लस A3 ये मिला. इसको हम R2 कह सकते हैं क्योंकि R1 ऑलरेडी ये है. अब दिस वन प्लस दिस वन गिव दिस वन. सो फाइनली ये है हमारा रिजल्टेंट. ये यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले ज्वाइन कीजिए ओ बी को, और ये ओ बी बाय ट्रायंगुलर लॉ हमें देता है ओ ए प्लस ए बी का एडिशन. ओके, तो ये मिल गया हमें पहला रिजल्टेंट. अब ये जो पहला रिजल्टेंट है, इस पहले रिजल्टेंट को ये डायरेक्शन और इसके साथ अगेन यहाँ एक ट्रायंगल बन सकता है, और ये देता है A1 प्लस A2 प्लस A3. इसी टाइप से आगे यहाँ पे भी कंटिन्यू करते वक्त वी विल हैव द रिजल्टेंट. ओके, सो इट्स वेरी 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 इजी. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज law of parallelogram of vectors. So 2.3.4 that is law of parallelogram of vectors. ये जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसी से जुड़ा है. तो ये लॉ सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए, तो आपका ये था वेक्टर A और यहाँ से आ रहा था वेक्टर B. हम लोग इसका रिजल्टेंट कुछ ये इस टाइप से बनाते थे. रिजल्टेंट ये होता था वेक्टर A प्लस वेक्टर B. अब जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें कुछ बदलाव करके पैरेललोग्राम बनाते हैं. पैरेललोग्राम में अपोजिट जो लाइंस है ये पैरेलल होती है. तो ये जो B है, B से पैरेलल यहाँ एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे से B डैश वेक्टर, और A से पैरेलल जो यहाँ तक के टच हो ये एक लाइन बनाएंगे, ये वेक्टर A डैश. अब अगर हम देखें तो A डैश B डैश A या A एरो B एरो A डैश एरो और B डैश एरो, ये पूरा बन रहा है पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये देता है हमें रिजल्टेंट. ओके, बस यहीं से ये पैरेललोग्राम का लॉ बन गया. तो
ओ ए बताता है वेक्टर P और ओ बी ये है वेक्टर Q। तो दो जो आपके वेक्टर्स होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड में भी सेम हो या में ना हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन जिनकी डिफरेंट है, ऐसे दोनों वेक्टर्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कीजिए। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाते हैं। अब ए से क्यू को पैरेलल एक लाइन और बी से पी को पैरेलल एक लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलता है एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का अगर हम लोग डायगोनल बनाएं तो यह डायगोनल ही हमारा होगा रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये निकलता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू और कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये याद रखिए। ओके, वाइल अल्फा, तो अल्फा ये पी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, तो ये अल्फा रहता है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा, फिर नीचे p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, तो ये एक भी अगर आपने ध्यान रखा तो काम बन जाएगा। बचा बीटा जो है ये 90 माइनस अल्फा है। ऐसा जरूरी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। थीटा अगर आपको पता है तो थीटा माइनस अल्फा होगा ये। ओके, सो थीटा माइनस अल्फा ले सकते हो, या उल्टा tan इनवर्स बीटा क्या है? बीटा ये क्यू के और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, तो ये अपोजिट जो है आपका p इंटू साइन थीटा विल बी सेम, देन नीचे q और p cos थीटा। तो यहाँ देखिए q सेम, p सेम, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्या करना है? मुझे पता करना है अल्फा दैट इज p और r के बीच का, तो क्या छूटा? q, तो ऊपर लीजिए q, नीचे p प्लस क्यू तो लेना ही है। अब q के साथ जोड़िए यहाँ साइन थीटा और यहाँ जोड़िए कॉस थीटा, फॉर्मूला रेडी। इसका मैग्नीट्यूड बीटा लेना है मुझे, tan इनवर्स बीटा किसके बीच में आएगा? q और रिजल्टेंट के बीच का, तो बचा क्या है यहाँ पे? p ऊपर लिया, नीचे p प्लस क्यू लिया। ओके, अब p के साथ यहाँ ऊपर साइन थीटा अगर जोड़ा तो यहाँ नीचे कॉस थीटा जोड़ेंगे। समझ आया क्या? सो हियर यू आर हैविंग 3 formula. These are very 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 important formula. So let's see another example based on this. Example 2.3. It states that water is flowing in a stream with velocity 5 km per hour in an easterly direction relative to shore. Speed of a boat is relative to still water is 20 km per hour. If the boat enters the stream heading the north, with what velocity will the boat actually travel? कमाल का क्वेश्चन है और ये JEE का फेवरेट क्वेश्चन भी है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा। वाटर कहाँ फ्लो हो रहा है? इन द स्ट्रीम। ये 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है रिलेटिव टू शोर। अब हमको पता नहीं है क्या कहाँ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ये ऐसा एक मैप तैयार कर ले जिसमें
ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये वाली डायरेक्शन है साउथ। तो से ये वो ईस्ट डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। तो ये इधर इस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। ये है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके। दूसरा, स्पीड ऑफ अ बोट रिलेटिव टू स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब पानी के कंपैरिजन में जो बोट है उसकी स्पीड तो दी है, एंड इफ बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग द नॉर्थ। अब क्योंकि ये झरना है तो ये कुछ ऐसा होगा और पानी ऐसे बह रहा है, तो यहां से या यहां से कहिए ये वाली बोट निकली और बोट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो ये बन गया आपका डायग्राम, 5 किलोमीटर पर आवर इधर गया और ये 20 किलोमीटर पर आवर ऊपर गया। डायग्राम तो रेडी है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है। पहली बात, जो पानी का बहाव है वो बोट को इधर इधर लेकर जाने की इच्छा रखेगा, लेकिन बोट की जो स्पीड है उस वजह से बोट इधर जाना चाहेगा, लेकिन दोनों का इफेक्ट बोट पे लग रहा है, इसीलिए कुछ तो बोट की डायरेक्शन ऐसी जाएगी, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी। तो वो ये यहाँ से पता चली बाय ट्रायंगल लॉ। यहाँ से यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो तो दिस विल बी द अल्फा डायरेक्शन इन विच बोट इज ट्रैवलिंग। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमें देगा कि इन दोनों का एक्चुअल क्या इफेक्ट हो रहा है बोट की स्पीड पे। रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये और फॉर्मूला क्या था, वापस से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए जो इसके बाद वाला फैक्टर था 2pq cos थीटा ये हो गया कंप्लीटली 0। अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हुआ 4 to 5, दैट इज इसका रूट 20.61 किलोमीटर पर आवर। अब tan इनवर्स सिंपल tan थीटा अगर लगाएंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 5/20, दैट इज tan इनवर्स 0.24। और अगर ये लॉगरिथम की जो बुक है उसके अंदर अगर हम लोग tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आता है 40 डिग्री 04 मिनट। इसका मतलब कि बोट यहां से जो स्ट्रेट निकल रही है ये कितनी टिल्ट होगी, 14 डिग्री से, और कितनी स्पीड से जाएगी, 20.61 किलोमीटर पर आवर से यहां तक के। समझ आया। तो ये प्रॉब्लम है। इट्स वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम एंड सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ये जो वर्ड है ये अक्सर हम लोग कैमरे के अंदर पाते हैं। तो जब भी रिजोल्यूशन ये वाली हम लोग बात करेंगे तो होता ये है कि हम उस जो पिक्चर है उसकी डेप्थ में जाकर उन बारीकाइयों का निरीक्षण करेंगे जिनसे वो पूरी पिक्चर तैयार हुई है। सो मोर रिजोल्यूशन तो मोर डेप्थ के अंदर हमें उसके अंदर की जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बिना डिस्टॉर्ट हुए ओरिजिनल जो पिक्सल्स है वो दिखाई देते हैं। इस केस में क्या है फिर, इस केस में से अगर ये P आपका एक वेक्टर है और ये Q वेक्टर है और दोनों की मदद से एक वेक्टर डेवलप हुआ या दोनों के रिजल्टेंट से R तैयार हुआ। ये तो कैसे हुआ, ये हमने बाय ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से पता किया। लेकिन क्या अगर आपको रिजल्टेंट दिया है तो आप उन वेक्टर को पता कर सकते हो जिनसे रिजल्टेंट तैयार हुआ, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो से इफ वेक्टर v is given, so to find out v1 alpha
प्लस v2 बीटा कैप प्लस v3 गामा कैप, जिनके मिलकर ये v वेक्टर तैयार होगा। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट, जिससे ये बने हैं, इसको कहेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो if components are found along the direction which are mutually perpendicular, they are called as rectangular component। ये अगर अलग अलग डायरेक्शन अल्फा कैप, बीटा कैप, गामा कैप में अगर हम लोग ढूंढे तो रिजोल्यूशन कहेंगे। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब कहेंगे? जब हम आइडियल केस के अंदर ऐसा मानते हैं कि ये है आपका वेक्टर P और ये हमारे स्कीम के हिसाब से x एक्सिस, y एक्सिस और ये है z एक्सिस, इन तीनों के से P1 I कैप, इधर P2 J कैप और यहां तक के P3 K कैप, इन तीनों से मिलके बनाया। सो योर P इज रिजॉल्व किससे हुआ? P1 I कैप प्लस P2 J कैप प्लस P3 K कैप। समझ आया? कैसे पता करेंगे? इट्स वेरी वेरी इजी। से अभी हम पहले तो 2D की बात करते हैं। सो अगर ये रिजल्टेंट है और ये अगर एंगल थीटा है, आई वांट टू कैलकुलेट कि इसका आर एक्स या एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट को मैं आर एक्स पता करूं और यहाँ से इसे आर वाई जो कि वाई डायरेक्शन के अंदर का कंपोनेंट है। सो इफ आई जॉइन दिस टू पॉइंट्स एंड से साइन थीटा, सो साइन थीटा क्या आएगा? साइन अपोजिट, दैट इज आर वाई अपॉन ये आर वाई आएगा, ये इतनी हाइट है इसीलिए आर वाई अपॉन आर। एंड लेट्स टेक कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आता है? साइन एडजेसेंट, सो आर एक्स अपॉन आर। फ्रॉम हियर आर वाई कंपोनेंट है आर साइन थीटा और आर एक्स कंपोनेंट है आर कॉस थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ, तो ये होगा आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएंगे जो होते हैं 1। ओके, सो फ्रॉम हियर आई डू हैव दिस फॉर्मूला दैट आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, और यहां से tan थीटा, ये जो मैंने अल्फा लिखा है ये थीटा, सो tan थीटा क्या होता है? आर वाई अपॉन आर एक्स। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। सो इफ यू हैव गिवन रिजल्टेंट आर, from this resultant r you can calculate rx and ry, और rx और ry अगर दिए रहे तो रिजल्टेंट पता चलेगा और थीटा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक पार्ट है। एग्जाम्पल से इसे और भी अच्छी तरीके से समझा जाएगा। सो टू अंडरस्टैंड इट इन मच मोर डेप्थ, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2.4 states that find a unit vector in the direction of vector 3i 4j। अब सबसे पहले तो ये बड़ा सिंपल है। जब कोई मुझे कहे कि 3i तो x डायरेक्शन के अंदर 3 पार्ट्स 1 2 3 i और 4j सो y एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4j।
ये बन जाएगा इस तरीके से, अगर आपको पिक्चर फॉर्मेट में देखना है तो। ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये है ये ऐसा। ओके, सो अब ये जो 3i4j है, लेट्स कंसिडर इट v इक्वल टू 3i प्लस 4j। कैप कैप देना मत भूलना। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये rx ये ry, तो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, सो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, which is under root 9 plus 16, which is under root 25 and which is 5. So अब इसकी लेंथ कितनी है? ये मिल गई आपको 5। ओके, लेकिन अब ये एंगल कितना है ये पता करना है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आर वाई प्लस आर एक्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan inverse आर वाई अपॉन आर एक्स, सो दैट इज tan इनवर्स 4/3। ये है तरीका। मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया। आपको पता करना था यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो वेक्टर है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। नहीं समझ में आया? लेट्स से आपके पास अगर 3i ये वाला एक वेक्टर है, i ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी जितनी मैग्नीट्यूड है जो कि 3 है, इससे डिवाइड कर दो। यहाँ आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना। अब मैग्नीट्यूड को अगर इस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे आप, वेक्टर v को अगर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो v डायरेक्शन के अंदर जो भी रहेगा उसका यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा, दैट इज अल्फा कैप। ठीक है, अगर ये 3 न्यूटन इतना है और एक मुझे पार्ट बताना है, दैट इज आई कैप निकालना है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। उसी प्रकार से मैंने यहाँ इसको 5 से डिवाइड कर दिया। सो आई हैव 3/5i प्लस 4/5j यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 2.5। सो गिवन a इक्वल टू, यहां दिया है i कैप प्लस 2j कैप और b दिया है 2i कैप प्लस j कैप। What are magnitude of two vectors and are these two vectors equal? एक तो देखो, इसको बनाने का सीधा तरीका i और 2j मतलब 1 2, तो ये ऐसा कर देना, ये हो गया। और 2i प्लस j, तो ये 2i प्लस j। ये क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है। इक्वल कब कहलाएंगे? जब इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन। लेकिन क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स? तो ये पता करो, और ये इक्वल है क्या ये पता करना है प्रॉब्लम के सेंस से। अगर हम लोग जाए तो a √5 मैग्नीट्यूड, b भी √5 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड a और b दोनों के इक्वल है। हाउएवर क्या ax bx इक्वल नहीं और ay by इक्वल नहीं, मतलब इनके जो डायरेक्शन के पॉइंट्स है जो i और j कैप बताते हैं वो इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द पार्ट विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ रिगार्डिंग वेक्टर्स। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इस सेशन के ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू द सेशन। सो आफ्टर वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बाद नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके के होंगे। एक डॉट प्रोडक्ट जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर से
हमारा जो मतलब है वो है कि इस केस में यू विल हैव मैग्नीट्यूड एज इन आउटपुट, और जो भी आउटपुट आएगा ना उसमें आपको डायरेक्शन रिवील नहीं की होगी, ठीक है। और जो दूसरे तरीके का प्रोडक्ट आएगा जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, इन दैट केस यू विल हैव आउटपुट में डायरेक्शन भी, सो यू विल हैव डायरेक्शन भी। लेट्स सी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो characteristics of the scalar product. The first one, scalar product of two vectors is equivalent to the product of magnitude of one vector, while the magnitude of the component of the other vector in the direction of the first. बहुत बढ़िया। ये कहना चाहते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, ये किसी एक का मैग्नीट्यूड, जैसे P और Q की अगर बात करेंगे तो P का मैग्नीट्यूड आ गया, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, ये रहेगा। डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे। सो लेट्स से दिस वन इज P, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज थीटा, सो योर रिजल्टेंट or product will be P Q, और Q का P के ऊपर जो शेडो पड़ रहा है उतना पार्ट, तो ये परपेंडिकुलर यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये आएगा cos थीटा, ओके। सो P को यहां तक के कवर करने वाला जो पार्ट होगा वो होगा cos थीटा। अंडरस्टूड? नाउ स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब आप P डॉट Q लो या Q डॉट P लो, दोनों के बीच का एंगल जो थीटा ड्यू टू दिस शेडो होगा वो सेम होगा। थर्ड पार्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन का ओबे करता है, मतलब यू कैन डिस्ट्रीब्यूट P और Q के जो पार्ट्स है अगर आप अल्टर कर दो तो भी ये वैलिड होगा। स्पेशल केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। अब भाई अगर दोनों पैरेलल रहेंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल है cos थीटा ये तो हो गया 0 और इसकी वैल्यू आती है 1, तो इस केस में ये सिर्फ PQ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। या इन अनदर केस यू कैन से दैट कि I डॉट I की अगर बात करें तो I तो x के डायरेक्शन के अंदर का यूनिट वेक्टर है, तो जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। अगेन दूसरा I जो है इसका भी x डायरेक्शन के अंदर का यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, और दोनों x डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1। सो ओवरऑल I डॉट I होता आपका 1। इसी टाइप से J डॉट J, K डॉट K भी 1 होगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि अगर थीटा आपका 180 डिग्री से डिस्ट्रीब्यूट रहा, फॉर एग्जांपल एक x डायरेक्शन में है और दूसरा निगेटिव x डायरेक्शन के अंदर गया है, तो उस केस में जो आपका P डॉट Q पॉजिटिव आ रहा था वो अब निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा भाई? ये I है, ये निगेटिव I है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है I का 1, इधर जाएगा तो है -1, ओके, और दोनों के बीच 180 डिग्री, सॉरी ये I डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा और दोनों के बीच cos 180 डिग्री, cos की 0 की वैल्यू 1, 90 डिग्री की 0, 180 की -1 और अगेन 270 की 0 और 360 की 1। ये ऐसे सर्कल, तो ये जो टेबल है ये वाला टेबल आप याद कर सकते हो। यहाँ पे 180 की -1 है तो दोनों के बीच ये cos -1 देगा, इसीलिए PQ माइनस हो गया। अगर 90 डिग्री रहा, फॉर एग्जांपल P x डायरेक्शन में है और Q इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये 0। इसी का एप्लीकेशन क्या है? I डॉट J, I का मैग्नीट्यूड 1,
जे का भी मैग्नीट्यूड y के डायरेक्शन में 1 और दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये हो गया 0। k डॉट जे i का k का z के डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड, j का भी 1 मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का 90, दैट्स 0। ओके, सो दिस वन इज द थर्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, p इक्वल टू क्यू अगर रहेगा तो p डॉट क्यू ये p स्क्वायर या q स्क्वायर के बराबर होगा। अगर दोनों इक्वल रहेंगे वेक्टर, उस केस की बात हो रही है। क्यों भाई ऐसा? दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो सेम होने की वजह से कॉस थीटा या कॉस जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। और अगर कॉस थीटा 0 डिग्री हुआ है मतलब 1 आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, इसीलिए ये p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों में से एक देगा। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, समझ आ रहा है? दोनों वेक्टर अगर इक्वल रहे तो p स्क्वायर और q स्क्वायर विल बी द डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को एक्सप्रेस करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, जैसे कि p रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या था, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड के, क्यू क्यू एक्स आई क्यू वाई जे क्यू जेड के, तो पी डॉट क्यू क्या होगा? बड़ा सिंपल है जी। देखो, अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं। से पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट दैट इज पी डॉट क्यू लिया है आपने। सो ये हुआ क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले पी एक्स आई का पूरे क्यू की पलटन से, फिर प्लस पी वाई जे का पूरे क्यू की पलटन से, प्लस पी जेड के का के कैप पूरे क्यू की पलटन से। अब भैया यहाँ पे तो जो मैग्नीट्यूड है ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, पी एक्स क्यू एक्स। जो मेन फर्क पड़ेगा ये तो पड़ेगा आई डॉट आई, या तो फिर यहाँ हुआ आई डॉट जे आई डॉट के, इन्हीं के डॉट प्रोडक्ट चलेंगे। इस केस में y का सबसे पहले i के साथ, सो यहाँ हुआ ये j कैप डॉट i कैप या j कैप डॉट j कैप या j कैप डॉट k कैप। सेम यहाँ पे भी चलेगा, ये जो k कैप है इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा, k कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट j कैप एंड k कैप डॉट k कैप। अब ये सिचुएशन देखिए, यहाँ अगर 90 डिग्री है, दोनों अगर 0 है तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 देते हैं और रिमेनिंग ऑल 0 देंगे। तो इस केस में भैया बहुत सिंपल सी बात ये है कि सिर्फ आपका ये पार्ट 1 देगा, ये पार्ट 1 देगा, ये पार्ट 1 देगा इन डॉट प्रोडक्ट, बाकी सभी 0 देंगे। मतलब इनसे जुड़ी हुई बाकी भी चीजें 0 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए एक एग्जांपल जो यहाँ दिया है, एग्जांपल 2.6, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वेक्टर v1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर v2 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो करके देखते हैं। ये वेक्टर v डॉट v1 डॉट v2, ये हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट
3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। i कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। फिर यहाँ प्लस 2j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप के साथ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अभी यहाँ i डॉट i होगा 1 और i से जुड़ा हुआ 1 इंटू 3 हो गया 3 प्लस इस केस में 1 इंटू 4 हुआ 4 i डॉट j, i और j x और y cos 90 मतलब 0। फिर 1 इंटू 5 हुआ प्लस माइनस 5 i और k, i x डायरेक्शन में k z डायरेक्शन में 90 डिग्री दोनों के बीच cos 90 की वैल्यू 0, इसीलिए ये भी 0। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 2 और 3, 2 3 जा 6, j डॉट i, j और i दोनों के बीच 90 डिग्री अगेन 0, 2 4 जा 8, j डॉट j दोनों सेम डायरेक्शन cos 0 डिग्री दैट इज 1 प्लस 2 5 जा माइनस 10 यहाँ और j और k दोनों के बीच 90 डिग्री, सो इस वजह से 0, 3 3 जा 9, k डॉट i 0 प्लस 3 4 जा 12, k और j के बीच 0, फिर 3 5 जा माइनस 15 और k डॉट k 1। सारे 0 हटा के जो आपके पास में बचा है ये 3 और ये 8 और ये माइनस 15 विच विल गिव यू माइनस 4। यही इन्होंने समझा के बताया है। सीधा i वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, jj वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया और k वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, नीचे लिख दिया क्योंकि भाई i डॉट i, j डॉट k डॉट k ही 1 हो रहा था, बाकी i डॉट j, j डॉट k या k डॉट i ये जितने भी रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है सारे 0 है। ठीक है, और जैसा कि मैंने ये ऑलरेडी कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, तो ये जो रिजल्टेंट है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है भाई, डायरेक्शन i j k की तो कोई वैल्यू मिली ही नहीं, समझे? तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। So 2.5.2 vector product or cross product. So this is the type of product in which you will have magnitude plus direction. Okay, magnitude भी मिलेगा और direction भी मिलेगा। So इसे हम लोग स्क्रू रूल ऐसा भी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, सो रिजल्टेंट पता करने की जो प्रोसेस है वो है P क्रॉस Q। ठीक है, तो जैसे यहाँ डॉट देते थे तो अब यहाँ पे ये क्रॉस का चिन्ह लग गया। अब ये कैसे पता करेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो साइन थीटा। ये जो है यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो ऑलवेज फर्स्ट टू सेकंड जाएगा, मतलब ये P टू Q ही एंगल काउंट करना है, फ्रॉम P टू Q के डायरेक्शन में काउंट करना है। और जैसे अगर आप नट कसोगे दीवार में, सो दीवार में अगर हम लोग नट अगर लगाते हैं
तो नट को हम लोग ये इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, लेकिन नट जाता कहाँ पे है, आउटपुट ऊपर के डायरेक्शन में। सो से इफ दिस इज द वॉल, आप इस डायरेक्शन में नट को घुमा रहे हो, लेकिन नट इधर की डायरेक्शन में घुस रहा है। आप मूव ऐसे कर रहे हो, लेकिन ये इधर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी वेक्टर प्रोडक्ट जो है, इसको ये स्क्रू रूल लगता है। यहाँ पे एक यू आर मतलब एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है। ये यूनिट वेक्टर आपका पी क्यू जो भी एक सरफेस बनाता है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताने वाला एक यूनिट वेक्टर होता है। ओके, सो ये जैसे अपने यहाँ पे P और फिर इधर घुमा के ले लिए क्यों, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ मिला, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जो नट का सरफेस है, ये नट का सरफेस ऐसे है, आपने ऐसे फोर्स लगाया फ्रॉम P पॉइंट टू Q पॉइंट, लेकिन रिजल्टेंट गया इधर के डायरेक्शन में, इसीलिए यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने ये कहा था कि P टू Q जाएगा, अगर आप Q टू P ले आओगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सो इफ जैसे नट अंदर के साइड जाता हुआ जो है ये बाहर के साइड निकलना शुरू होता है अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो वही है, ये Q है और P है। सेम इफ Q क्रॉस P अगर हम लोग करें तो Q क्रॉस P साइन थीटा, तो इस केस में भी सेम है, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक, तो जो हम कम्यूटेटिव कहते थे कि P डॉट Q का डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वही Q डॉट P का भी आएगा, क्योंकि दोनों केस के अंदर ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ P लो, जो दोनों केस में सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q लो और दोनों के बीच का सिंपल एंगल लो, इसीलिए जम गया। मतलब डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये चेंज भी अगर होती है पोजीशन तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर P क्रॉस Q के मायने होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q साइन थीटा, फिर भी दोनों के बीच का सेम है, लेकिन यूनिट वेक्टर जो है ये वाला यूनिट वेक्टर से हम बताते हैं इसे यहीं से U से। सो यूनिट वेक्टर U फ्रॉम P टू Q, तो ये इसको सरफेस बना के ऐसा जाएगा, तो ये है हमारा रिजल्टेंट। ऑन अनदर केस अगर हम Q क्रॉस P करें तो ये टोटल अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा P का इंटू Q का, दोनों के बीच का एंगल भी, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है ये अब Q टू P की डायरेक्शन के अंदर जाते हुए प्लेन के सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, सो R1 एंड R2 विल बी डिफरेंट। अंडरस्टूड, समझ में आया? अब इससे भी जुड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, वो भी देख लेते हैं। काफी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ दिखने में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये तो सभी समझ गए हम क्यों नहीं किया। सेकेंड, वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। मतलब से ए वेक्टर इज गिवन और अगर ये क्रॉस बी प्लस सी से कर रहा है तो आप इंडिविजुअली ए क्रॉस बी कर लो और फिर ए क्रॉस सी कर लो तो भी चलेगा, लेकिन पोजीशन चेंज मत होने देना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर फंस जाएगा। मतलब यहाँ ए क्रॉस बी है स्टार्टिंग में, तो ए क्रॉस बी ही लगाइए, इसको बी क्रॉस ए मत बनाइए। स्पेशल केस साइन थीटा, तो पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा दिया है। अब साइन थीटा से जुड़ी हुई सारी केस लगा लो, जैसे साइन थीटा की साइन 0 पे वैल्यू आती है 0, साइन 90 पे वैल्यू आती है 1, साइन 90 के बाद 180 पे वैल्यू आती है 0, साइन 270 पे वैल्यू आती है -1, अगेन साइन 360 पे 0। तो ये जो साइन 90 डिग्री है इस पे ये पी क्यू पॉजिटिव और ये 270 पे निगेटिव, यही केस है यहाँ पे। व्हेन एंगल बिटवीन P and Q is 0 degree, then output will be 0. When they are opposite 180 degree, उस केस में भी साइन पाई की वैल्यू 0,
समझे। और अगर दोनों के बीच 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होने की वजह से सिर्फ मैग्नीट्यूड पी और क्यू। यही एक कारण है कि 90 डिग्री की केस में जब ये वैल्यू 1 आ रही है तो अब अगर हम हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर जे कैप और ये हमारे z एक्सिस के अलोंग वेक्टर k कैप की अगर बात करें, जो इसके पहले कॉम्बिनेशंस तैयार हो रहे थे जिसमें डॉट प्रोडक्ट में आपका आया था i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1। ये कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सारे जीरो। इस केस में i डॉट i j डॉट k सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है ना, तो i क्रॉस i सेम है तो साइन 90 आएगा क्या, नहीं साइन 0, तो ये 0 यहाँ पे j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k कितना होगा 0। बाकी ये जो है इस चीज को पता रखने के लिए आप सिर्फ एक सर्कल बनाइए और सर्कल में एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ I J और K। अब यहां से I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस K I होगा, J क्रॉस K I होगा। अब कोई ये कह सकता है कि अगर हम k क्रॉस j करें तो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, k क्रॉस j आप अगर कर रहे हो तो आपको j क्रॉस k की वैल्यू पता है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो इसको माइनस आप कर लीजिए। j क्रॉस k है ना, उल्टा गया है तो और उल्टा चले जाइए एक बार, लेकिन क्योंकि ये उल्टा जा रहा है इसीलिए आएगा आंसर I ही, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो नेगेटिव वेक्टर। समझ आया। तो ये इतना गोला ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पता चलेगा। जितने कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं जैसे आई डॉट जे, देखिए यहाँ दिया है आई डॉट जे सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, और उल्टा जाएंगे तो निगेटिव लगेगा। नाउ ये यहां दिया है आपको, अगर उल्टा जा रहे हैं तो सॉरी ये केस आया है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू 0। अब सिंपल केस में अगर आपको P दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और Q भी ऐसा दिया है, और अगर इसका वेक्टर करना रहे तो क्या करना होगा, तो ये तो पूरी लेंदी प्रोसेस है विच इज प्रोवाइडेड इन बुक। सिंपलर प्रोसेस है कि एक डिटर्मिनेंट तैयार कीजिए जहाँ पे आई जे के तीन पहले कंपोनेंट, यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड के कंपोनेंट, और फिर क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। ध्यान रखिए कि इसके ऑर्डर बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। अगर P क्रॉस Q दिया है तो पहले P के कंपोनेंट आएंगे, बाद में Q के कंपोनेंट आएंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझने में हमको आसानी होगी, इसीलिए हम डायरेक्टली ये पूरा एक बार देखने के बाद में एग्जाम्पल पे जंप कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल 2.2, सो द एंगुलर मोमेंटम L dash is equal to R dash cross P dash, where R is position vector and P is linear momentum of body। खतरनाक। If R dash is equal to 4I cap क्रॉस 6J कैप, तो यहाँ ये प्लस चाहिए भाई, और माइनस 3K कैप, और P ये दिया हुआ है 2I कैप चाहिए प्लस 4J कैप चाहिए माइनस 5K कैप चाहिए, तो ये यहाँ पे कैप चाहिए थी। प्रिंटिंग एरर कुछ है इस बुक में, L पता करना है। एक चीज दी है कि L एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो
जो पोजीशन वेक्टर है क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ओके, यू हैव गिवन r की वैल्यू दैट इज 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और p की भी वैल्यू दी है, px है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बहुत आसान है क्रॉस प्रोडक्ट पता करना। i j k किया, सबसे पहले r के कंपोनेंट लिख लिए 4 6 माइनस 3, और फिर p के कंपोनेंट लिख लिए 2 4 माइनस 5। एंड नाउ इट्स वेरी इजी, डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया होगा, कैसे करते हैं वापस देखते हैं। सबसे पहले i लिया, i का रो और कॉलम जो है ये वाला छोड़ दिया, और 6 4 माइनस 3 माइनस 5 यहां लिखा, ठीक है। अब यहां से हमने j जो है ये प्लस j ले लिया, j लेने के बाद में j का कॉलम और j की रो को हटा दिया, तो ये 4 2 माइनस 3 माइनस 5 यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लस k लिया है, k का रो और k का कॉलम हटा के 4 2 6 4 यहाँ पे ले लिया। अब i है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 6 जा माइनस 30 और 4 3 जा 12, तो इसमें से ये क्रॉस माइनस करना है, तो माइनस माइनस 12 दैट इज प्लस 12, ओके। फिर यहाँ पे प्लस j 5 4 जा 20, तो ये हुआ माइनस 20, और 2 3 जा 6, सो माइनस माइनस 6 दैट इज प्लस 6। फिर यहाँ पे प्लस k 4 4 जा 16 माइनस 6 2 जा 12। वन मिस्टेक विच इज हैपेंड ओवर हियर इज कि हम जब भी ये सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, उस समय अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू लेते, बाकी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे i के बाद जब j लेना था तो j के सामने यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे माइनस j आएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नाउ सॉल्विंग अहेड, ये 12 माइनस 30 ये माइनस 18 आएगा, सो माइनस 18i। 6 माइनस 20 ये होता है माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 14j, और ये 16 माइनस 12 बचते हैं 4, तो ये प्लस 4k। सो हियर you can easily see that in cross multiplication you are having resultant जिनके i j और k कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, मतलब आपको डायरेक्शन भी पता चल रही है। अब इससे मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, ओके। लेट्स सी another question to have a better understanding. Example 2.8, vector a is 5i कैप, उसके बाद यहाँ है माइनस 6j प्लस 4k, और b जो वेक्टर है ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k, ओके, सॉरी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। डिटरमाइन एंगल बिटवीन a एंड b, ओके। अब एंगल अगर पता करना है तो देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। अभी तक मैग्नीट्यूड जो निकाला था, अगर हमने ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रिजल्टेंट निकाला है जैसे r से,
तो अब अगर मुझे P का मैग्नीट्यूड निकालना है तो P का मैग्नीट्यूड या A है यहाँ जैसे दिया, तो A का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये इसीलिए लिया है। सो सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा? डॉट प्रोडक्ट तो इनके i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सारे 0 होंगे। इसीलिए सिंपली ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड, ये तो बड़े सिंपल तरीके से आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b ये जो कैलकुलेट करना है तो ये इस फॉर्मूले से नीचे आ गया। तो मतलब जो यहाँ से cos थीटा था, ये cos थीटा आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। a डॉट b कैसे आता है? तो ax इंटू बी एक्स, क्योंकि आई वाले कंपोनेंट 1 होंगे, बाकी सारे 0 i से जोड़कर। फिर ay by बाकी सारे 0 और az bz बाकी सारे 0। और ये a कैसे निकालेंगे हम? ये इस तरीके से। b का भी सेम वैल्यू रखिए, ये ax ay az bx by bz and you will have your answer. Okay, last question for this session is 2.9. so it gives vector p is equal to 4i minus j plus 8k and q is given 2i, फिर mj और 4k। आपको m पता करना है if p and q have same direction। अगर दोनों को डायरेक्शन सेम दिया है तो दोनों के जो रेशो होंगे वो भी सेम होंगे। ओके, एस पी एंड क्यू हैव सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो इसका जो पी एक्स कंपोनेंट है वो इसके पी एक्स कंपोनेंट, इसका पी वाई इसके y कंपोनेंट, और इसका जो z कंपोनेंट है वो इसके z कंपोनेंट से पैरेलल होगा। तो इस केस में दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हमने सिंपली 4/2 इक्वल टू -1/-m इक्वल टू 8/4 एंड इट विल गिव मी m इक्वल टू 1/2। सो वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1/2। सो हियर वी हैव एंडेड वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के भी दो टाइप, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये पूरे वेक्टर का एप्लीकेशन होता है जो भी फिजिक्स का स्टडी है उसके क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट पे, दैट इज कैलकुलस। सो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच।